Actually, in the very starting of this semester, when all the subjects were introduced, I may have explained this subject, but तब हमने आपसे कहा था कि इस सब्जेक्ट में WDT में आपको एक प्रोजेक्ट बनाना रहेगा PHP पे, ओके। बट प्रोजेक्ट नहीं बनाना है, इसमें आपको क्या करना है वो बताता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट अस लुक एट द syllabus of this subject. Is my screen visible to all? Yes, sir. Okay, so you can see that the name of our subject is Web Development Technology. It means it is a technology for we are going to learn technology for developing web applications. Okay, now these are the basic things, but the main thing which is required or which should be within learner is HTML and CSS and some basic knowledge of MySQL. मतलब कि यहाँ पे एक्चुअली इस सब्जेक्ट में आपको जावास्क्रिप्ट और PHP दोनों का मुख्य उपयोग करना है, क्योंकि आप जो वेब एप्लीकेशंस आपको सीखनी है, यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी आपको सीखनी है वेब एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए वो है PHP, ओके। और PHP का अकेले का यूज़ नहीं होता। एक्चुअली जब हम PHP का यूज़ करके कोई वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो PHP का कोई रोल होता है उसमें। पूरी एप्लीकेशन में हर जगह PHP होता है ऐसा नहीं है, उसमें और भी चीज़ें होती है। जैसे कि हम जब वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो हमारी वेब एप्लीकेशन में वेब पेजेस होते हैं कि जो क्लाइंट को दिखाई देंगे। मान लो कि आपने उसमें कोई फॉर्म्स बनाए हैं तो वो फॉर्म्स जो HTML में बनेंगे। जैसे कि आप अभी आप में से कई स्टूडेंट्स ये कर रहे हैं, अभी स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं, ओके। तो जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हो तो उसमें क्या होता है कि आपके सामने एक डेटा एंट्री फॉर्म आता है जिसमें आपको डेटा एंटर करना रहता है। तो आप जो कुछ भी कर रहे हो, जिस पे कर रहे हो, वो एक एप्लीकेशन ही है, वेब एप्लीकेशन है जिसको आप ब्राउज़र के ज़रिए एक्सेस कर रहे हो। तो आपके सामने जो चीज़ आई है, मतलब कि कोई एक वेब पेज आया जिसमें आपको एक फॉर्म दिया गया जिसमें आपको डेटा एंट्री करनी है। अब वो जो आपके सामने पेज है जिसमें आप डेटा एंट्री कर रहे हो वो PHP में नहीं लिखा है। हाँ, हो सकता है कि आप उस फॉर्म को जब सबमिट करो अपनी डिटेल्स एंटर करके, तो कुछ प्रोसेस होगी, आपको एक मैसेज दिया जाएगा सबमिटेड सक्सेसफुली, या फिर अगर कुछ चीज़ें कि जो कंपलसरी है उसे आप एंटर करना भूल गए हो तो आपको वैलिडेशन के वक्त कोई एरर भी दी जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो आपके सामने फॉर्म आया है जिसमें आप डेटा एंट्री कर रहे हो वो PHP में नहीं बना है, लेकिन वो फॉर्म जब सबमिट होता है तब PHP काम करता है। आपका डेटा इन जनरल, इस केस में आपका डेटा जो आपने एंटर किया है वो क्या होगा, वैलिडेट होगा और सबमिट होगा। इसका मतलब कि वो गवर्नमेंट के डेटाबेस में कोई टेबल होगा, उसमें वो स्टोर होगा। तो इस सिंपल से पेज में अगर हम देखने जाए तो आपको आप क्या समझ सकते हो? आप तो टेक्निकल पर्सन हो, ओके। आप सब टेक्निकल पर्सन हो तो आपको क्या समझ में आता है कि इसमें क्या होता होगा? मैं यहाँ पे एक सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ आपको। चलो आप वो भी भूल जाओ कि भाई ये हम स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन कोई एक्सेस कर रहे हैं। सपोज़ कि ये आपका वेब ब्राउज़र है, ठीक है, एज ए क्लाइंट, और यहाँ पे एड्रेस बार में आपने कोई URL लिखा, ठीक है, जिसको हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। वो लिखने से आपके सामने एक यहाँ पे स्क्रीन, मतलब कि ये एक वेब पेज आपके सामने आ गया जिसमें बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्सेस है, कहीं पे रेडियो बटन्स है, कहीं पे चेक बॉक्सेस है,
कि जो आपको चेक अनचेक करने हैं, और फाइनली नीचे एक सबमिट बटन है। ओके, तो अगर आप डेवलपर के नज़रिए से सोचो तो ये क्या होगा। देखो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्लाइंट डेटा एंटर करेगा, सभी जगहों पे सिलेक्शन करेगा, चेक अनचेक करेगा और फाइनली सबमिट पे क्लिक करेगा, तब जाके वो डेटा किसी डेटाबेस में, किसी डेटाबेस सर्वर में स्टोर होगा। फाइनली उस पर प्रोसेस की जाएगी, आगे जाके किसको क्या, मतलब कि कौन कौन से स्टूडेंट्स को कितनी स्कॉलरशिप देनी, वो जाके कोई बिजनेस लॉजिक होगा, वो अप्लाई होगा उसके ऊपर। लेकिन अभी के लिए ये एक डेटा एंट्री फॉर्म है जिसमें क्लाइंट डेटा एंटर करता है, सबमिट करता है और डेटा वहाँ पे जाना चाहिए। तो आप लोगों ने तो वेब टेक्नोलॉजी पढ़ी है, तो जावा हो, पीएचपी हो, कुछ भी हो, इसमें क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें होती है, क्या क्या प्रक्रियाएं होती है। सर इसमें बेसिकली हम लोग PHP का यूज़ करते हैं, HTML का यूज़ करते हैं, जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, jQuery का यूज़ करते हैं, बूटस्ट्रैप का यूज़ करते हैं। और वैलिडेशन के लिए हम लोग बेसिकली तो हम लोग जावास्क्रिप्ट का मोस्ट ऑफ द यूज़ होता है। वेरी गुड आंसर। अब देखो, बहुत ही उचित और अच्छा आंसर दिया यश ने। यहाँ पे आपको बताता हूँ कि आप ये जो पेज देख रहे हो, यहाँ पे ये जो पेज हमें दिखाई दे रहा है, ये वो पेज डेवलप हुआ होता है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज HTML, और फिर उसमें HTML और CSS उसमें होता है। ठीक है, HTML और CSS का उपयोग करके हम क्या करते हैं, वेब पेज डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं। तो ये जो फॉर्म आपके सामने आया है, मतलब कि क्लाइंट के सामने, वो एक तरह का वेब पेज ही है। तो उस वेब पेज को डिज़ाइन किया जाता है HTML और CSS का यूज़ करके। ओके, फिर अब जब क्लाइंट उसमें डेटा एंटर करता है, फिर करता है सबमिट पे क्लिक। तो जब क्लाइंट सबमिट पे क्लिक करता है तो एज ए डेवलपर हम डायरेक्टली ये डेटा जो उसने एंटर किया है वो डेटाबेस में नहीं जाने देंगे, क्योंकि कुछ वैलिडेशन रूल्स होंगे कि जो हमें वेरीफाई करने होंगे, वैलिडेट करने होंगे। हम क्लाइंट से बहुत सारा अलग अलग प्रकार का डेटा एंटर करवा रहे हैं, तो हो सकता है कहीं पे उससे कुछ गलती भी हो सके। तो एज ए डेवलपर ये इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वैलिडेट द डेटा विच इज़ एंटर्ड बाय द क्लाइंट। तो जैसे ही क्लाइंट सबमिट पे क्लिक करता है तो नेक्स्ट प्रोसेस होनी चाहिए वैलिडेशन की। तो सबसे पहली जो प्रक्रिया थी वो क्या थी, डिज़ाइनिंग फेज, मतलब कि वो डिज़ाइन वाला पेज उसके सामने आया। फिर क्या हुआ, वैलिडेशन। तो जैसा कि यश ने बताया कि वैलिडेशन हम करते हैं, कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करके। तो देखो ये अलग टेक्नोलॉजी है, ये भी अलग टेक्नोलॉजी हो गई जावा स्क्रिप्ट। ओके, और देखो ये जावा स्क्रिप्ट के ये जो उसका नाम है जावा स्क्रिप्ट, उसमें ये जावा शब्द आता है, उसके अलावा जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से उसको कुछ लेना देना नहीं है, दूर दूर तक, मतलब कि दोनों के बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं, केवल नाम में साम्यता है और कुछ नहीं। वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है अपनी जो जावा है, वो ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जावा स्क्रिप्ट। तो पहली चीज़ थी क्लाइंट के सामने कुछ प्रस्तुत करना। क्लाइंट ने जैसे ही ब्राउज़र पे URL एंटर किया या गूगल में सर्च करके लिंक पे क्लिक किया तो उसके सामने अपना वेब पेज आया। वो वेब पेज हमने किस में बनाया, HTML और CSS। और यस ने कहा बूटस्ट्रैप का भी आप यूज़ कर सकते हो या किसी और फ्रेमवर्क का भी यूज़ कर सकते हो। फिर क्लाइंट ने उसमें डेटा एंटर किया, तो डेटा एंटर करने के बाद सबमिट पे क्लिक किया, तब जाके वैलिडेशन करने के लिए हमने यूज़ किया जावास्क्रिप्ट का, और यह हम यूज़ करेंगे। फाइनली अगर क्लाइंट ने सब डेटा सही इनपुट किया है तो हम क्या करेंगे, जो डेटा उसने एंटर किया है, जो डेटा उसने एंटर किया है उसको हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे। अब डेटाबेस में स्टोर करने के लिए भी कोई कोड तो लिखना पड़ेगा, तो वो जो कोडिंग होता है वो हम PHP, जावा, .NET किसी भी ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करके लिख सकते हैं।
तो यहाँ पे उसका रोल होता है, हम जो PHP की बात कर रहे हैं उसका रोल यहाँ पे होगा। उसके अलावा भी ये तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल बताया आपको कि डेटाबेस में डेटा को स्टोर करना है, वो कोड हम PHP में लिखेंगे, लेकिन केवल डेटाबेस में डेटा स्टोर करने के लिए ही PHP का यूज़ होता है ऐसा नहीं है। अलग अलग बहुत सारे उसमें है मैकेनिज्म कि जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो वो सब मतलब कि कंट्रोलिंग, आप समझ लो कि आपकी वेबसाइट का कंट्रोलिंग जो होता है वो होता है, उसका जो कोड होता है वो होता है PHP में, या फिर आप उसको बिजनेस लॉजिक भी बोल सकते हो, बिजनेस लॉजिक। बिजनेस लॉजिक का मतलब क्या हुआ? बिजनेस का मतलब यहाँ पे उसका मतलब ऐसा नहीं कि उसको बिजनेस करना है, लेकिन जिस हेतु के लिए वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट बनी है, अलग अलग हेतु होते हैं, बैंकिंग का होता है, इंश्योरेंस का होता है, स्कूल मैनेजमेंट, कॉलेज मैनेजमेंट, इंश्योरेंस मैनेजमेंट एट्सेट्रा। मतलब जिस किसी भी पर्टिकुलर चीज़ से वेबसाइट जुड़ी है उसका जो पर्टिकुलर लॉजिक होता है उसको बिजनेस लॉजिक कहते हैं। तो वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं PHP का यूज़ करके। तो फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब कि यहाँ पे 4 चीज़ें हमारे सामने आई। ओके, बेसिकली देर आर 4 थिंग्स कि जो हमें एक वेब एप्लीकेशन, डायनेमिक वेब एप्लीकेशन बनाने में उपयोगी होती है। क्योंकि वेब एप्लीकेशन जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है स्टैटिक और दूसरी होती है डायनेमिक। स्टैटिक में क्या होता है कि वो रिस्पॉन्सिव नहीं होती, इंटरेक्टिव नहीं होती, मतलब कि वो पहले से वो इन्फॉर्मेटिव पर्पस की होती है, मतलब कि ऐसी वेबसाइट्स की जो क्लाइंट के सामने कोई इन्फॉर्मेशन प्रस्तुत करेगी और क्लाइंट उसमें ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा, उसको हम स्टैटिक वेबसाइट बोलते हैं। लेकिन हम एप्लीकेशन की जो बात कर रहे हैं वो जनरली डायनेमिक वेबसाइट होती है। तो उसमें इतनी चीज़ों की आवश्यकता हमें रहती है, HTML, CSS, वो प्रस्तुत करने के लिए, मतलब कि क्लाइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, कुछ भी उसको आप बताना चाहते हो आप इसके ज़रिए बता सकते हो। फिर वैलिडेशन, इस तरह के लॉजिक के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। और फाइनली कंट्रोलिंग के लिए, मतलब कि बिजनेस लॉजिक अप्लाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं PHP का। तो ये सभी मैकेनिज़म्स या ये सभी टेक्नोलॉजीज़ है कि जो हमारे सिलेबस में भी है। WDT मतलब कि वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी के सिलेबस में हमें ये सब चीज़ों को पढ़ना है। लेकिन ये HTML और CSS इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, बट हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे वैलिडेशन के लिए, कहीं पे डिज़ाइनिंग के लिए PHP का यूज़ करेंगे, कंट्रोलिंग के लिए, बिजनेस लॉजिक के लिए, क्लाइंट को कुछ डिस्प्ले भी करना होगा ना, हमें अपनी एप्लीकेशन का आउटपुट प्रस्तुत भी करना होगा। ओके, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी HTML और CSS की। तो यहाँ पे अगर आप सिलेबस को देखो तो सिलेबस में यहाँ पे पहले ही लिखा हुआ है ना, कि प्री रिक्वेस्ट का मतलब क्या हुआ कि ये आपके पास ये नॉलेज होना चाहिए HTML और CSS का, फिर आप उसमें आगे बढ़ो। ओके, यहाँ पे ये प्री रिक्वेस्ट है। अब जो हमारा पहला यूनिट है वो एक्चुअली जावास्क्रिप्ट पे है। जावास्क्रिप्ट का ओवरव्यू जेसन है। जावास्क्रिप्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे हमें डिस्कस करने होंगे। फिर सेकंड यूनिट जो है वो एक्चुअली PHP लैंग्वेज पे है, बेसिक से लेकर वेरिएबल्स, फॉर्म, नंबर, स्ट्रिंग, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, another tokens of the language array, form, functions, creating functions in PHP। then finally फोर्थ यूनिट जो है वो है एडवांस्ड PHP। उसमें कुकीज़ सेशंस में जो आपको बता रहा था कि PHP का उपयोग केवल हम डेटाबेस ट्रांजैक्शंस के लिए ही करते हैं ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारे मैकेनिज़म्स है उसमें कि जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
ओके, कुकीज़, सेशंस कि जो वेब एप्लीकेशन बनाते वक्त ये सभी चीज़ें हमें उपयोगी होती है। एंड फाइनली jQuery बेसिक्स एंड एजेक्स का यूज़ करेंगे हम 5th यूनिट में। तो इन एक्चुअली यहाँ पे जो जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी का कंबाइनली यूज़ होता है वेबसाइट बनाने के लिए। कुछ डिज़ाइनिंग में यूज़ होता है, कुछ वैलिडेशन में यूज़ होता है, कुछ कंट्रोलिंग में यूज़ होता है। और जो आपको करना है यहाँ पे, वो कोई प्रोजेक्ट तो नहीं बनाना मैंने जैसे आपको बोला, लेकिन आपको यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है, लेबोरेटरी एक्सरसाइज। यहाँ पे जो आपको डेफिनेशंस दी गई है वो हमें 1 by 1 परफॉर्म करनी है। ओके, इस सब्जेक्ट का कोई थ्योरी एग्ज़ाम नहीं होगा। ये जो सब्जेक्ट है उसका कोई थ्योरी एग्ज़ाम नहीं होगा, इसका केवल ट्यूटोरियल और लैब एक्सरसाइज, लैब सेशंस ही होंगे। ट्यूटोरियल्स मतलब क्या कि हम अभी यहाँ पे जो डिस्कशन कर रहे हैं वो ट्यूटोरियल है, मतलब कि डिस्कसिंग अबाउट दी टेक्नोलॉजीज, हाउ इट वर्क्स, एज वेल एज लेसन प्लानिंग, मतलब कि हम लैब में क्या करेंगे उसका हम प्लानिंग करते हैं। दिस आर ट्यूटोरियल्स एंड देन लैब सेशंस। तो इस सब्जेक्ट की केवल आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ही देनी रहेगी, थ्योरी एग्ज़ाम नहीं होगी इसकी। तो इसकी जो एग्ज़ाम होगी, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, वो होगी 80 मार्क्स की और 20 मार्क्स होंगे इंटरनल। वेरी सिमिलर टू द सी लैंग्वेज। आप अभी जो सी लैंग्वेज पढ़ रहे हो उसमें भी ऐसा ही है। उसकी थ्योरी एग्ज़ाम में आपको, उसकी थ्योरी एग्ज़ाम नहीं होगी आपको केवल उसके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ही रहेगी और उसमें भी 80-20 इस तरह का मार्किंग रहेगा। 20 मार्क इंटरनल रहेंगे और 80 मार्क यूनिवर्सिटी से जो प्रैक्टिकल ली जाएगी आपकी वो। बाकी के सभी सब्जेक्ट्स में भी प्रैक्टिकल होंगे, लेकिन वो 30 मार्क्स के होते हैं। जैसे कि जावा में 30 मार्क का प्रैक्टिकल होगा, मैथ्स में 30 मार्क का प्रैक्टिकल होगा, बीसीसी में प्रैक्टिकल नहीं होगा, उसमें केवल थ्योरी होगी। ओके, तो यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है इस मतलब कि सिलेबस के बारे में? प्रोजेक्ट नहीं बनाना है आपको और करना केवल आपको यहाँ पे प्रोग्रामिंग ही है, जो यहाँ पे सिलेबस में एप्लीकेशंस दी गई है वो। हम कई बार शब्द यूज़ करते हैं फ्रंट एंड बैक एंड। जनरली फ्रंट एंड और बैक एंड में क्या होता है, उसमें डिफरेंस क्या है फ्रंट एंड और बैक एंड? आप सबको पता ही होगा। जब भी हम कोई एप्लीकेशन की बात करते हैं, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन हो, वेब एप्लीकेशन हो या डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, उसमें फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है। ज़्यादातर केस में ये चीज़ें उसमें होती है। तो क्या ये दोनों में क्या डिफरेंस क्या है? सर बैकएंड मतलब कि हम लोग अपना जो डेटाबेस क्रिएट करते हैं और जो हमारा जो सोर्स कोड होता है पीएचपी के अंदर या फिर कोई भी वेबसाइट के अंदर, वो बैकएंड के अंदर यूज़ होता है। लाइक जैसे कि हम लोगों ने कोई भी टेबल बना लिया या फिर कोई ऐसा ये फॉर्म बना लिया जिससे वो हमको दिखे फ्रंट एंड के अंदर, के फ्रंट एंड में हम लोग वेबसाइट को भी देख सकते हैं, उसका लॉगिन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और ऐसा वैसा। यस, यू आर करेक्ट। एक्चुअली फ्रंट एंड मतलब आपकी एप्लीकेशन का वो पहलू, वो चीज़ की जो क्लाइंट को दिखेगी, फ्रंट एंड। अभी जो हमने बात की थी कि एक एग्जांपल जो हमने लिया यहाँ पे कि एक डेटा एंट्री फॉर्म है कि जो क्लाइंट के सामने आएगा और क्लाइंट उसमें डेटा एंट्री करेगा। तो क्लाइंट को जो दिखता है, जो चीज़ उसको दिखाई देगी, जिससे वो अवेयर होता है, वो होता है फ्रंट एंड। तो जनरली फ्रंट एंड हम HTML, CSS, बूटस्ट्रैप का यूज़ करके डेवलप करते हैं। बैक एंड मतलब कि जो उसको दिखाई नहीं देने वाला लेकिन उसकी असर दिखाई देगी, दैट इज़ बैक एंड। ज़्यादातर केस में हम बैक एंड शब्द का इस्तेमाल डेटाबेस के लिए करते हैं कि बैक एंड अपना किस में है। ओके, और ये जो बिजनेस लॉजिक और अपना ये कंट्रोलिंग होता है वो हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि PHP, जावा, .NET का में बनाते हैं। तो बैक एंड मतलब कि योर एक्चुअल डेटा। आप भी जब सपोज़ कि आप सबका जीमेल में अकाउंट है गूगल में, ओके, तो जीमेल में जब आप अपना लॉगिन करते हो तो आपको जो स्क्रीन दिखाई देती है वो फ्रंट एंड है, आपको बैक एंड नहीं दिखाई देता। क्योंकि एक्चुअली बैक एंड मतलब कि गूगल का सर्वर, जहाँ पे कोई डेटाबेस है जिसमें हम सबका डेटा उसने रखा हुआ है।
लेकिन हमें वो देखने को नहीं मिलता। हमें केवल हम जब लॉगिन करते तो अपनी स्क्रीन, अपना लॉगिन, अपना पोर्टल दिखाई देता है। वो फ्रंट एंड है कि जो क्लाइंट को दिखाई दे रहा है। बैक एंड क्लाइंट को दिखाई नहीं देता, लेकिन एक्चुअल डेटा होता है उधर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली हम जावास्क्रिप्ट और पीएचपी पे डायरेक्टली जंप करने के बजाय यहाँ पे जो प्री रिक्वेस्ट दी गई है, मतलब कि HTML और CSS, ओके, तो थोड़ा सा हम उसको रिवाइज करेंगे। HTML और CSS को ज़्यादा समय उसमें स्पेंड नहीं करेंगे, फिर जाके हम जावास्क्रिप्ट में जाएंगे। ये एक्चुअली आई हैव प्लान, ये मेरा प्लान है कि हम पहले डिस्कस करेंगे HTML CSS को, क्योंकि हो सकता है कि आपने अपने BCA के दौरान इसका यूज़ किया भी हो, लेकिन अभी आप भूल गए हो, या फिर आपके सिलेबस में ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे तो इन्होंने कह दिया कि भाई आपको ये चीज़ आनी चाहिए, HTML और CSS। कोई बात नहीं, हम इसको बहुत ही फास्टली डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट सेशन में, 1 या 2 सेशन में। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि HTML क्या है। मुझे आप में से कौन आंसर देगा? यस, आप मुझे आंसर मत देना, आप बेझिझक दे सकते हो आंसर। आप Sir, HTML stands for Hypertext Markup Language. या HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये उसका Sir, H- फुल फॉर्म आपने सही बताया। उसका Structure query language, यस, HTML. वंदना क्या बोल रहे हो आप? प्लीज रिपीट। दिव्या सर, दिव्या, हाँ दिव्या, क्या बोल रहे हो आप? વેબ ડોક્યુમેન્ટ ક્રિએશન માટે પણ એનો યુઝ થાય એમ HTML નો. वेब डॉक्यूमेंट क्रिएशन माटे, ओके। चिंतन ने कहा है कि डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अवर वेब पेज। यस, yes, you all are correct. HTML is a hypertext markup language which was developed during 1990s by टिम बर्नर ली, ऐसा कुछ नाम है उनका। और ये ब्राउज़र के लिए एक लैंग्वेज डेवलप की गई कि जो ब्राउज़र जो है हमारा, एक्चुअली ब्राउज़र वो एक प्रोग्राम है कि जो इंटरप्रेटर जैसा काम करता है। ओके, उसको जो आप टेक्स्ट देते हो उसको वो इंटरप्रेट करके एग्जीक्यूट करता है। तो ब्राउज़र जो है वो HTML को समझता है, और HTML का यूज़ करके हम अपना वेब पेज डिफाइन और डिज़ाइन कर सकते हैं। HTML के भी बहुत सारे वर्जन्स आ चुके हैं, और अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं और करने वाले हैं वो है HTML5। ओके, HTML5 का हम यूज़ करने वाला है क्योंकि उसमें सभी नए एलिमेंट्स उसमें समाविष्ट किए गए हैं कि जो ज़्यादा प्रभावशाली है पिछले वर्जन्स के मुकाबले, और उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी HTML5 में रखे गए हैं कि जिसके द्वारा वैलिडेशंस हो सकता है डायरेक्टली HTML में ही। तो ऐसे नए एलिमेंट्स HTML5 में बहुत सारे शामिल किए गए हैं। और कुछ HTML के बारे में कोई कहना चाहेगा? मेरे ख्याल से जिग्नेश सर ने 1 या 2 सेशंस आपको HTML5 के ऊपर दिए हुए हैं। ये उसका पर्पज़ यही था कि आपको रिवाइज हो जाए, और कुछ बातें अगर आपको नहीं पता है तो पता भी चल जाए HTML5 के बारे में। इस हेतु से ही आपके वो सेशंस हमने रखे थे HTML5 के लिए। और दूसरी चीज़ है CSS। यस, CSS कौन बताएगा? सर CSS style sheet.
हेडिंग स्लाइड शीट। Sir, CSS stand for Cascading Style Sheet is basically used for designing our website and for attractive look to our website. और कुछ आप लोगों ने उसका फुल फॉर्म बताया, कास्केडिंग स्टाइल शीट। इट इज़ गुड, इट इज़ ओके, इट्स फाइन। और उसका उपयोग होता है यस डिज़ाइनिंग में, अपने जैसा कि यस ने भी बताया कि आकर्षक बनाने के लिए, अपने वेब पेज को ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए CSS का यूज़ होता है। लेकिन वो हमें फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है उतना ही। जनरली क्या होता है कि जब हम अकेले HTML को यूज़ करते हैं ना, तो अपना कोड बहुत ही लेंदी हो जाता है। और जब हम वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं तो वेबसाइट में तो क्या होता है कि बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं, और हम ये चाहेंगे कि अपने वेबसाइट में जितने भी वेब पेजेस हैं उसमें कुछ यूनिफॉर्म लगे क्लाइंट को, मतलब कि लुक एंड फील शुड रिमेन सेम। अपनी वेबसाइट में कोई हम एक थीम अप्लाई करेंगे और हर एक पेज में उसी पे हम डिज़ाइनिंग करेंगे। इससे क्या होगा कि देखने वाले को, मतलब कि क्लाइंट को थोड़ा अच्छा भी लगेगा और कंसिस्टेंसी उसकी उसमें बरकरार रहेगी। अदरवाइज़ क्या होता है कि आप अपने हर एक पेज का डिज़ाइन अलग अलग रखोगे तो कभी जो रेगुलर यूज़र नहीं है उसको कहीं पे अनकंफर्टेबल सा फील होगा, और कहीं वो ऐसा भी सोच सकता है कि वो किसी और वेबसाइट के किसी और पेज में आ गया। आप भी किसी वेबसाइट को अगर एक्सेस कर रहे हो, किसी भी वेबसाइट को आप अभी सोचो अगर, तो उसमें आपको एक ही तरह का लुक देखने को मिलेगा। उसके जितने भी पेजेस हैं, आप किसी लिंक पे क्लिक करके नेक्स्ट पेज में जाते हो, मेनू में से कोई लिंक, डैशबोर्ड में से कोई किसी जगह पे क्लिक करते हो, तो जो नेक्स्ट पेज उसका ओपन होता है वो जो करंट पेज था आपका, उसके जैसा ही लुक एंड फील होता है उसका। मतलब कि प्रॉपर एक कोई थीम होती है, उस पर ही उसके सारे पेजेस का डिज़ाइनिंग होता है। तो कहने का मतलब क्या होता है, मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें जब हम डिज़ाइनिंग करेंगे HTML के ज़रिए, तो हम क्या करेंगे कि ज़्यादातर एक ही प्रकार का डिज़ाइनिंग करना चाहेंगे, और इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ही प्रकार का डिज़ाइनिंग करना है तो कोड भी एक ही तरह का लिखना होगा। जैसे कि भाई मुझे H1 फॉन्ट, मुझे सपोज़ कि H1 का यूज़ करके कुछ डिस्प्ले करना है, तो मेरे जितने भी पेजेस है और हर एक पेज में जितनी बार H1 आता है उसमें हर एक में मुझे एक समान लुक देना है, मतलब कि उसका कलर, उसकी फॉन्ट एट्सेट्रा फॉर एग्ज़ाम्पल। तो हर एक जगह पे मुझे वो कोड रिपीट करना रहेगा, हर एक जगह पे मुझे वो H1 के साथ उसके एट्रीब्यूट्स जो कहते हैं हम वो सेट करने। पैराग्राफ की बात करते हैं, चलो पैराग्राफ मेरी एप्लीकेशन, मेरे वेब पेजेस में जहाँ भी पैराग्राफ्स है उन सब का लुक एंड फील मुझे सेम रखना है। तो हर जगह पे मुझे जहाँ भी पैराग्राफ में लिखता हूँ वहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी सेट करनी होगी, मतलब कि उसके एट्रीब्यूट्स सेट करने होंगे, कलर, बैक कलर, अलाइनमेंट एट्सेट्रा। तो हर जगह पे अगर हम ये चीज़ करेंगे तो थोड़ा हमारा कोड लेंदी हो जाएगा और हमसे मिस्टेक भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमें CSS फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि ऐसी जो भी जगह है, ऐसे जो भी एलिमेंट्स है जहाँ पे आप कुछ एट्रीब्यूट्स अप्लाई करना चाहते हो, तो उन एट्रीब्यूट्स को डायरेक्टली उस एलिमेंट पे लिखने के बजाय पहले आप उसको एक CSS में डिफाइन कर लो, एक CSS में आप उसको डिफाइन कर लो। कास्केडिंग स्टाइल शीट डिफाइन करते वक्त आप उसमें मेंशन कर दो कि ये जो एट्रीब्यूट्स है वो मुझे पैराग्राफ के लिए मैं डिफाइन कर रहा हूँ। ओके, फिर आपने जो स्टाइल शीट बनाई हुई है या सेम फाइल में है या अलग फाइल में है, जो भी है, उसको आप अगर दूसरी फाइल में है तो आपके वेब पेज जहाँ पे आप उसको यूज़ करना चाहते हो, आपका वेब पेज की जहाँ पे वो डिज़ाइन आप अप्लाई करना चाहते हो, उससे लिंक कर दो। या तो सेम पेज में है तो कोई चिंता नहीं है, आपने जैसे ही एक जगह पे CSS लिख के डिफाइन कर दिया अपने पेज में कि भाई पैराग्राफ में ये चीज़ होनी चाहिए, पैराग्राफ में कलर ये होना चाहिए, बैक कलर, फॉन्ट कलर ये होना चाहिए, फॉन्ट फैमिली ये होनी चाहिए, फॉन्ट की साइज़ ये होनी चाहिए, इतना आपने लिख के रख दिया। फिर क्या होगा, आप अपने पेज में कहीं पे भी पैराग्राफ यूज़ करते हो, पी टैग लिख के, तो उसमें वो एट्रीब्यूट्स ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे। आपको हर जगह पे उनको रीडिफाइन नहीं करना पड़ेगा। ये एडवांटेज रहता है CSS का। ऐसी CSS फाइल्स हम
बना सकते हैं, एक्सटर्नली उसे लिंक कर सकते हैं अपने वेब पेजेस से, और ऐसी बहुत सारी CSS फाइल्स ऑलरेडी अवेलेबल भी है कि जो हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छी अच्छी डिज़ाइनिंग वाली, बहुत एट्रैक्टिव डिज़ाइन वाली CSS फाइल्स ऑलरेडी अवेलेबल है। हम उसको ऑनलाइन इंटरनेट के ज़रिए डाउनलोड भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी लिंक कर सकते हैं अपने वेब पेज से। जो बूटस्ट्रैप का एग्जांपल, मतलब बूटस्ट्रैप की बात की थी शुरू में यस ने, तो वो बूटस्ट्रैप भी ऐसा ही कुछ है। उसमें ऐसी CSS फाइल्स ऑलरेडी बिल्ट इन, मतलब कि बना के रखी गई है, जिसको हम अपने वेब पेज से लिंक करवा सकते हैं। तो डिज़ाइनिंग ज़्यादा आकर्षक हो जाता है CSS के यूज़ से, क्योंकि हम उसके ज़रिए अपने HTML के पेज में जो हमने एलिमेंट्स रखे हैं उसका एट्रीब्यूट सेट कर सकते हैं। एट्रीब्यूट मतलब डिज़ाइनिंग। कोई भी चीज़ ऐसे ही ला के रख दो, उसके बजाय उसमें थोड़ा मतलब कि एट्रैक्शन, मतलब कि कलर स्टाइल ऐड करो तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। हर एक चीज़ में ऐसा होता है। तो यहाँ पे भी अपने HTML एलिमेंट्स को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम CSS का यूज़ करेंगे और करते हैं। ओके, तो ये दोनों ही चीज़ हम डिस्कस करेंगे। कुछ उसके जो बेसिक मैकेनिज़म्स है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और आप सभी को बता दूं, इसकी जब लैब आएगी, आपको दीपक सर ने भी अभी मेरे ख्याल से बताया कि आपको प्रैक्टिकल फाइल और सॉफ्ट कॉपी में भी फाइल डिफाइन कर प्रोग्राम्स मेंटेन करने हैं। तो वो चीज़ आपको हर एक सब्जेक्ट में अप्लाई होती है। जो मुझे दीपक सर ने बताई रुपेश की फ़ाइल, बहुत ही अच्छी तरह से उसने मेंटेन किया है। तो हर एक को इस तरह से करना है। हर एक सब्जेक्ट में आपको डेफिनेशंस में दूंगा कि फ़ाइल में कौन कौन सी डेफिनेशंस आपको रखनी है, वो मैं आपको दूंगा। लेकिन आपको इस तरह से हार्ड कॉपी में भी रखना होगा और सॉफ्ट कॉपी में भी करना रहेगा, ठीक है। और जब लैब आती है फ्रेंड्स, अपनी लैब इस सब्जेक्ट की, तो मैं आपको एक ये बता रहा हूँ कि आपको उसमें क्या करना है। आप सबको पता ही होगा कि W3 स्कूल्स नाम की एक वेबसाइट है कि जो ऑनलाइन हमें बहुत